ठीक है, तो ब्रेक से पहले हम लोग ये देख रहे थे कि आइडेंटिफायर जो होता है उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं, और फिर हमने इंटीजर के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश की थी। तो देखें, दोबारा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हेलो, अब आ रही है ना? अब तो आ रही है, ठीक है। तो देखें, ये चीज एप्लीकेबल नहीं है कि आप 09 लिख दें। इंटीजर में 09 अलाउ नहीं है, सिर्फ 9 अलाउ है, 91 अलाउ है। तो पहला करेक्टर अगर 0 होगा तो उसके बाद नंबर नहीं है। तो ये चीज एक्सप्लेन कर रहा था कि इंटीजर की रेगुलर एक्सप्रेशन ये है कि अगर शुरू में 0 आ गया है तो उसके बाद कुछ भी नहीं आ सकता। तो 0 या ये चीज, अगर ये चीज है तो इस चीज में इन्होंने हार्ड कोड करके लिखा हुआ है कि पहला करेक्टर लाजमी 1 से लेके 9 के दरमियान में कोई होगा, और उसके बाद डिजिट में से कुछ भी आ सकता है। इज इट क्लियर? तो 1 से 9 के दरमियान में 0 नहीं है, इसका मतलब है पहला करेक्टर लाजमी अदर देन 0 होता है, और उसके बाद कोई भी चीज आ सकती है, डिजिट के अंदर 0 मौजूद है। तो 0 पे क्लोजर, डिजिट पे क्लोजर लगा हुआ है। इज इट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया? ये पॉइंट सबकी समझ में आ गया? अब डेसिमल क्या होता है? डेसिमल होता है कि शुरू में इंटीजर होता है और बाद में कोई भी चीज आ सकती है। अगर मैं डेसिमल की कुछ एग्जाम्पल लिखूं तो ये चीज पॉसिबल है डेसिमल से, ये चीज पॉसिबल है। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं होती कि अगर मैं ये लिखना चाहूं, समझ रहे हैं आप? डबल जीरो नहीं आता डेसिमल में, जरूरत ही नहीं होती, डबल जीरो नहीं आता। तो ये देखें, इंटीजर डॉट डिजिट पे क्लोजर, तो इंटीजर की प्रॉपर्टीज पे इंटीजर पूरा उतर रहा है, इसका मतलब इंटीजर से सारे वैलिड स्ट्रिंग बनेंगे जो बन सकते हैं, और डॉट आ गया, और फिर डिजिट से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो देखें, डिजिट से आप ये चीज अलाउ है, ये चीज अलाउ है, तो डिजिट से आ जाएगा। लेकिन ये चीज अलाउ नहीं है, इंटीजर की वजह से रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी कि आप ये लिखना चाहें तो ये अलाउ नहीं है कि 012.34, 012 नहीं आ सकता, या तो 0 आएगा या 12 आएगा। समझ में आ गई ये बात? कोई सवाल है यहां तक? डेसिमल के रेगुलर एक्सप्रेशन में कोई सवाल है? इंटीजर पे क्लोजर इसलिए नहीं आएगा कि इंटीजर तो खुद एक चीज जनरेट कर रहा है ना, इंटीजर के अपने रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्मूले में खुद क्लोजर लगा हुआ है। तो इंटीजर जब निकल के आएगा तो वो कोई नंबर होगा ऑलरेडी, चाहे वो 9440 हो या वो सिर्फ 4 हो। समझ रहे हैं वलीद? सवाल अगर देखें, सब लोग सवाल कुछ पूछा करें तो वो प्राइवेट पे ना पूछा करें, क्योंकि फिर आंसर तो सबको ही कर रहे हैं। तो सब सवाल पढ़े भी लेंगे, फिर जवाब भी सब सुन लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखें, इफ है, इफ, तो इफ की रेगुलर एक्सप्रेशन सिंपल क्या है? इफ। देन की रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? देन। हाँ, इंटीजर पे क्लोजर नहीं आएगा डेफिनेटली, क्योंकि इंटीजर के अपने फॉर्मूले के अंदर क्लोजर लिखा हुआ है, तो वहां से पूरा खुद ही डिजाइन होके आएगा। समझ रहे हैं आप? अगर मैं फर्ज करें यहाँ नाउन लिख दूं, नाउन, तो नाउन की जो अपनी प्रॉपर्टीज है वो नाउन के फॉर्मूले में फुलफिल हो रही होंगी, यहाँ पर कोई नाउन आ जाएगा। समझ रहे हैं आप ये बात? इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा। डेसिमल के फॉर्मूले में इंटीजर यूज हो रहा है, इंटीजर की अपनी प्रॉपर्टीज क्या है वो यहाँ फुलफिल हो रही है। अब देखें, मैंने आपको पिछली थोड़ी देर पहले बताया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना लिखना मुश्किल नहीं है, उसको आपने एनएफए में कन्वर्ट करना है, और जब एनएफए में कन्वर्ट कर देंगे
तो उससे आप क्या करते हैं बेटा, डीएफए में कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोगों को ये बात याद है, मैंने जो अभी शुरू में एक मैप बनाया था कि सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन, फिर आप एनएफए बनाते हैं, फिर आप क्या बनाते हैं, डीएफए बनाते हैं। तो अब हम एनएफए पे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल होकर समझा रहा हूँ एनएफए। ये देखें, रिकॉल है, ये रिकॉल, ये पूरा टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ाया जा रहा है, जस्ट अ रिवीजन। एक ऑटोमेटा होता है, वो इस तरह से होता है, उसमें स्टेट्स होती हैं, उसमें एक फाइनल स्टेट होती है और एक इनिशियल स्टेट होती है। इनिशियल स्टेट वो स्टेट होती है कि जिसमें एक एरो आ रहा होता है फ्रॉम नोवेयर। एक इनिशियल स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें एरो आ रहा होता है फ्रॉम नोवेयर। फाइनल स्टेट वो होती है जिसमें डबल सर्किल होता है। इनिशियल स्टेट एक से ज्यादा नहीं हो सकती, बट फाइनल स्टेट एक से ज्यादा हो सकती है। ये एरो जो कहलाते हैं बीच में स्टेट्स के दरमियान में, ये कहलाती है ट्रांजिशन। इन स्टेट्स के नाम भी होते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहे, सिर्फ आपको समझा रहे हैं, तो हमने नेम नहीं लिखे हुए। अगर इस स्टेट पे खड़ा हूं, इन्वर्टेड कॉमाज आएगा तो इस स्टेट पे चले जाऊंगा। अगर इन स्टेट पे खड़ा हूं और इन्वर्टेड कॉमा आएगा तो उधर चले जाऊंगा। अगर इस स्टेट पे खड़ा हूं, ए से लेके कैपिटल जेड तक कुछ भी आएगा तो इसी स्टेट पे रहूंगा। और अगर इस स्टेट पे खड़ा हूं और इन्वर्टेड कॉमाज आएगा तो यहां चले जाऊंगा। ये देखें, each circle is a state of the automaton. The automaton configuration is determined and what state is in it. मतलब कैसे पहचाना जाता है कि वो किस स्टेट में है और कहां पर क्या कर रहा है। ये ट्रांजिशन है, ठीक है, रिकॉल कर रहा हूं मैं ये देखें। अब ये ऑटोमेटा का काम क्या है, ऑटोमेटा का काम ये होता है कि आप का गिवन स्ट्रिंग उस ऑटोमेटा पे एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। आपका गिवन स्ट्रिंग उस ऑटोमेटा पे एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। अगर गिवन स्ट्रिंग उस ऑटोमेटा पे एक्सेप्ट हो रहा है तो आप इस स्ट्रिंग को टैग लगा देंगे इस ऑटोमेटा का। समझ रहे हैं? आप इस स्ट्रिंग को टैग लगा देंगे इस ऑटोमेटा का। भाई आपने आइल्स का एग्जाम दिया, आपने क्लियर कर लिया, तो आप पे टैग लग गया कि भाई इनका बैंड इतना है, वो टैग लग गया। फिर तरीके से डिफरेंट ऑटोमेटा है, आप हर स्ट्रिंग को डिफरेंट ऑटोमेटा पे इनपुट देते हैं, और जो स्ट्रिंग जिस ऑटोमेटा पे एक्सेप्ट हो जाए उस स्ट्रिंग पे उस ऑटोमेटा का टैग लग जाता है। फर्ज कीजिए ये ऑटोमेटा है, फर्ज कीजिए ये ऑटोमेटा है आइडेंटिफायर का। अब अगर ये स्ट्रिंग इस पे एक्सेप्ट हो जाएगा तो मैं इस स्ट्रिंग के साथ टोकन लगा दूंगा आइडेंटिफायर। ये स्ट्रिंग पूरा क्या बन जाएगा, टोकन बन जाएगा आइडेंटिफायर का। पॉइंट समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जो हम काफी देर से बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है, जो हम काफी देर से बात कर रहे हैं कि किसी भी स्ट्रिंग को ऑटोमेटा पे इनपुट देंगे। डेफिनेटली ये ऑटोमेटा कौन डिजाइन करेगा, या हम करेंगे, कोई बाहर का बंदा आगे नहीं करेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है उसे डिजाइन करना। ये देखें, पहले इसका प्रैक्टिकल मैकेनिज्म समझ लिया, जो कि आपको पता है, रिवाइज कर रहा हूं। ये देखिए, ये ऑटोमेटा एक स्ट्रिंग को इनपुट लेगा और आपको बताएगा ये स्ट्रिंग इस ऑटोमेटा पे एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। समझ में आ गई ये बात? चलें जी, आगे बढ़े। ये देखिएगा, ये एक करेक्टर इनपुट, मतलब इतना अच्छा सा, मुझे स्लाइड्स काफी अच्छी मिल गई हैं, जो ना बिल्कुल आपको एक फील दे रही होती है विजुअल। ये देखें, इन्वर्टेड कॉमर्स पे यहाँ चले गए, फिर एच आया तो यहीं खड़े रहे, ई आया तो यहीं खड़े रहे, वाई आया तो यहीं खड़े रहे, ए आया तो यहीं खड़े रहे, और इन्वर्टेड कॉमर्स आया तो फाइनल पे चले गए। ऑटोमेटा में डिसीजन लेने का तरीका क्या है, ऑटोमेटा में डिसीजन लेने का तरीका क्या है कि अगर आपका स्ट्रिंग खत्म हो जाए और आप फाइनल स्टेट पर हैं तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपका स्ट्रिंग एंड हो जाए और आप फाइनल स्टेट पर हैं तो आप कह देंगे ये स्ट्रिंग इस ऑटोमेटा पे एक्सेप्ट होता है। इज इट क्लियर? ये देखिए, एक तरीका क्या हो सकता है कि स्ट्रिंग एंड हो जाए और आप फाइनल ऑटोमेटा में हो तो एक्सेप्ट हो गया। दूसरा तरीका क्या है, ये देखें, ये देखिएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स पे इधर गए। अब हो सकता है कि आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएं लेकिन आपका स्ट्रिंग मजीद रहता हो। आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएं लेकिन आपका स्ट्रिंग मजीद रहता हो, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप इस स्टेट पे खड़े में, आपके पास इन्वर्टेड कॉमा की ट्रांजिशन नहीं है, तो आप वहीं डेड कर देंगे। डेड का मतलब होता है ऑटोमेटा डाइड हो गया, खत्म हो गया। ये देखें, देयर इज नो ट्रांजिशन ऑन इन्वर्टेड कॉमा हियर,
सो द ऑटोमेटा डाई देन रिजेक्ट। जब भी ऑटोमेटा डाई होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। डाई का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप किसी स्टेट पे खड़े में और आपके पास ट्रांजिशन मौजूद नहीं है उसकी, जो अल्फाबेट आपको मिल रहा है, तो आप वहीं ऑटोमेटा को क्या कर देंगे, डाई कर देंगे। और डाई का मतलब ये जो स्ट्रिंग इस पे आया था वो रिजेक्ट हो गया। इज इट क्लियर? अच्छा इब्राहिम और जासिर, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। देखें, मैं आपसे क्या कर रहा हूं, बार बार मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं। मैं अभी आपको स्पेसिफिक डीएफए नहीं पढ़ा रहा, ये सिंपल ऑटोमेटा है। जाहिर सी बात है, डीएफए की प्रॉपर्टी क्या है कि तमाम स्टेट्स कंप्लीट होती हैं। इस पे भी ट्रांजिशन होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। समझ रहे हैं ना? और आपका जो सवाल है इब्राहिम के, लूप भी कर सकते हैं, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है तमाम चीजें कि क्वेश्चन क्या है हमारा, लूप करना है नहीं करना। देखें यहाँ पर लूप किया हुआ है, हो सकता है नहीं करना हो, तो डिपेंड करता है। अभी हम सिंपल एक ऑटोमेटा का एक विजुअल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, हम स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो नहीं किया। अभी आएगा। तो दूसरा केस क्या है? पहला केस आया कि आप फाइनल स्टेट पे खड़े हुए और आपका स्ट्रिंग एंड हो गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा केस ये आया कि आप फाइनल स्टेट पे खड़े हुए लेकिन आपके पास ट्रांजिशन नहीं है तो आपने रिजेक्ट कर दिया। तीसरा केस क्या है, ये देखें, आपका स्ट्रिंग एंड हो गया और आप फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचे। आपका स्ट्रिंग एंड हो गया और आप फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचे तो रिजेक्ट हो गया। आपका स्ट्रिंग एंड हो गया और आप फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचे। सही है? अच्छा जी, तो तीन चीजें हो सकती हैं। आप फाइनल स्टेट पे हैं और स्ट्रिंग एंड हो जाए तो एक्सेप्ट। आप फाइनल स्टेट पे हैं और स्ट्रिंग की ट्रांजिशन नहीं है, या कहीं और है स्ट्रिंग की ट्रांजिशन नहीं है तो रिजेक्ट। और आपका स्ट्रिंग खत्म हो गया और आप फाइनल स्टेट पे नहीं है तो भी रिजेक्ट। ये देखिए, एक कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटा की एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको कि एनएफए की प्रॉपर्टी क्या है। एनएफए की प्रॉपर्टी यही थी, अगर आपको याद हो जब मैंने एनएफए पढ़ा था, तो एनएफए की प्रॉपर्टी यही थी कि आप एक से ज्यादा स्टेट पे एक वक्त में हो सकते हैं। याद है ना आपको ये बात, कि आप एक से ज्यादा स्टेट पे एक वक्त में हो सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें तो ये देखिए, अगर हम स्टेट्स को नाम असाइन कर दें, इसको ए कर दें, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए थोड़ा सा थोड़ा सा याद कर लेते हैं, ताकि अगर अभी भी कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। इसको सी कह देते हैं। शादिब, किसने पढ़ाया था आपको? ऑटोमेटा। अच्छा, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब देखिएगा जरा, वैसे तो ये स्लाइड्स में बहुत अच्छा एक्सप्लेन हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको टाइम ले लेते हैं। देखें, इनिशियली आप ए पे खड़े में एक से ज्यादा जगह पे खड़े नहीं हो सकते। अब हमें जो है ना, हमें सॉरी, इसके बाद वाली स्लाइड चाहिए। देखिए, मल्टीपल ट्रांजिशन अलाउ है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एनएफए का, कि आप एक वक्त में एक स्टेट पे एक से ज्यादा ट्रांजिशन कर सकते हैं। देखें, ए पे खड़े में जीरो पे ये ए पर भी खड़ा हुआ रहेगा और बी पर भी चले जाएगा। ये एनएफए में अलाउ होता है, ये एनएफए में अलाउ होता है। अगर आप ए पे खड़े में जीरो पे, आप ए पे भी रहेंगे और बी पे भी जा सकते हैं। एनएफए में अलाउ। ये क्यों बनाया, अगेन रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, मैं आपको सिर्फ अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये बनता काम कैसे करता है। ये देखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, ए पे खड़े में जीरो आता है, तो चूंकि ये एनएफए है तो मल्टीपल ट्रांजिशन अलाउ है। तो ए पे खड़े में जीरो की ट्रांजिशन के बाद मैं एक वक्त में दो स्टेट पे चला गया। ये देखें, ये देख रहे हैं आप? सही है? ये बात समझ में आई सबके? येलो का मतलब ये मैं इस वक्त यहां यहां मौजूद हूं। इज इट क्लियर? जल्दी जल्दी समझेंगे थोड़ा ना। अब मैं ए पर भी हूं और बी पर भी हूं, अब मुझे वन मिलता है।
ये देखें, अब ए पर भी मुझे 1 मिलेगा और बी पर भी 1 मिलेगा, तो ए वाला तो ए पर ही रहेगा और सी पर भी चला जाएगा, ये देखें, और बी वाला कहां चले जाएगा, डी पर। तो इस वक्त मैं ए सी डी पर हो जाऊंगा। अगर ए और बी पे मुझे 1 की ट्रांजिशन मिलेगी तो मैं ए सी और डी पर चले जाऊंगा, ये देखिएगा, ए सी डी पर चला गया। क्यों? क्योंकि ए से मैं ए और सी पर चला गया और बी से मैं कहां चला गया, डी पर। सही है। अब मैं 3 जगह पे खड़ा हूं और मुझे 1 मिलता है, तो डी पर 1 की ट्रांजिशन नहीं है, तो ये डी वाला तो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है डी यहां पर रहेगा, डी खत्म हो गया क्योंकि डी पे 1 की ट्रांजिशन नहीं है। सी पर भी 1 की ट्रांजिशन नहीं है, सी भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ए जो है वो ए 1 की ट्रांजिशन करके ए और सी पे दोबारा आ जाएगा। इसका मतलब है इस वक्त अगर मैं 1 की ट्रांजिशन करता हूं तो मेरी नई स्टेट जो होंगी वो क्या होंगी, ए एंड सी। इज इट क्लियर? इस वक्त अगर मैं 1 की ट्रांजिशन करता हूं तो मेरी नई स्टेट क्या होंगी, ए एंड सी ओनली। ठीक है ना, ये देखिए, सही है। अब अगर मैं दोबारा 1 की ट्रांजिशन करता हूं तो देखिए सी पे 1 की ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन ए पर दोबारा ए और सी है, तो यही चीज रिपीट हो जाएगी। अब आ जाए 0 की ट्रांजिशन, सी पे 0 कहां जा रहा है, एफ पर, और ए पे 0 कहां जा रहा है, ए और बी पर। तो अब जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा ए बी एफ, ए बी एफ। अब मुझे दोबारा से 1 की ट्रांजिशन करनी है, तो एफ मुझे ले जाएगा जी पर, बी मुझे ले जाएगा डी पर, और ए मुझे ले जाएगा ए सी। तो ए सी डी जी, ये देखें। अब जैसे ही मेरा स्ट्रिंग खत्म हुआ मैं एक से ज्यादा स्टेट पे हो सकता हूं। जैसे ही मेरा स्ट्रिंग खत्म होगा ये पॉसिबिलिटी है कि मैं एक से ज्यादा स्टेट पर हूं। तो अगर मैं किसी एक भी फाइनल स्टेट पर हूं, इसमें 2 फाइनल स्टेट है ए और जी, अगर मैं किसी एक भी फाइनल स्टेट पर हूं तो मैं कह दूंगा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया, अदरवाइज क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। किस नहीं, जरूरी नहीं एक पे, आप एक से ज्यादा फाइनल स्टेट पे भी हो सकते हैं, कम से कम एक पे होना चाहिए एक्सेप्ट के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं है आप एक्सेप्ट करें, हो सकता है आपका स्ट्रिंग रिजेक्ट हो रहा हो, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा स्टेट पे खड़े में हैं तो अगर आप एक फाइनल स्टेट पर भी हैं तो आप ये कह देंगे एक्सेप्ट हो गया। एनएफए का कॉन्सेप्ट ये है, टेक्निकली एनएफए बनाना आसान है एज कंपेयर टू व्हाट डीएफए। क्यों? क्योंकि उसमें लिमिटेशन कम है, कम से कम एक फाइनल स्टेट होना जरूरी है तो एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट होने के लिए कंडीशन ये है बेटा, देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है, मैं आपको आसान सी बात बताता हूँ, ये मेरा नाम लिखा हुआ उस्मान, मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा आप इसका ना जरा वो बना दीजिए ऑटोमेटा। आप बोलेंगे सर कोई मसला ही नहीं है, आप ये बोलेंगे सर ये ले 5 सर्किल बना दें, 5 सर्किल बना दें, और आप बोलेंगे सर ये 5 सर्किल बना दें आप ऐसे, ये ले, मैं जल्दी जल्दी बना, बल्कि मेरा नाम अली है, छोटा कर रहा हूँ, मेरा नाम अली है, ठीक है, अली। तो आप बोलेंगे सर कोई मसला ही नहीं है, देखें मैं 5 सर्किल बना देता हूँ, और ये देखें ए के लिए जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा करके बना रहा हूँ, और आपने बोला सर कोई मसला ही नहीं है, ये देखिएगा, आपने कहा सर ये एरो इधर चला गया, ये एरो इधर चला गया सर, ये एरो इधर चला गया, और ये आप इनिशियल स्टेट कर लें सर, और यहाँ भी एरो है वो बना हुआ नहीं है, ये इनिशियल स्टेट कर लें आप, ठीक है, ये हो गया। आपने बोला सर इस पे लिख दें आप ए, इस पे आप लिख दें सर एल, कैपिटल एल, और इस पे आप लिख दें सर आई, और सर इसको आप डबल सर्किल कर दें क्योंकि ये फाइनल स्टेट थी, भूल गया मैं, ठीक है, ये हो गई फाइनल स्टेट। सही है भाई। आपने बोला सर ये ऑटोमेटा अली नाम को एक्सेप्ट करता है, उसके अलावा सबको रिजेक्ट करता है। समझ में आ गई बात? अब अगर मैं मेरा नाम फर्ज करें मैंने आपको इनपुट दिया, अब देखिए मैंने आपको इनपुट दिया ये अली नहीं दिया, कुछ और नंबर इनपुट दिया, फर्ज करें मैंने आपको इनपुट दिया ए एल, तो क्या आप इतने स्ट्रिंग के बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं? ले सकते हैं। आपका स्ट्रिंग खत्म हो गया। अब मुझे बताइए मैं ए इनपुट दूंगा यहां चले जाऊंगा, एल इनपुट दूंगा यहां पर, क्या मैं फाइनल स्टेट पर हूं? क्या मैं फाइनल स्टेट पर हूं? नहीं हूं, तो रिजेक्ट हो गया। क्या मेरा नाम पूरा लिए बगैर आप बता सकते हैं नाम क्या लिखा हुआ है? टेक्निकली नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं उस्मान, तो जब तक एन नहीं आ जाएगा आप डिसीजन ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। तो इसी तरीके से जब तक पूरा स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाए आप डिसीजन नहीं ले सकते। क्लियर हो गई बात? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई उस्मान के अलावा तुम एक और नाम एक्सेप्ट कर सकते हो, वो है, फर्ज करो वो है, एक और नाम अगर मैं समझ सकूं, रिजेक्ट,
स्ट्रिंग खत्म ना हो, फाइनल स्टेट ना है, रिजेक्ट। फर्स्ट करें मैं आपको एक ऑटोमेटा और बना रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना दूसरा नाम जो मेरा मेरा सर नेम है वो खान लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ और समझ में नहीं आ रहा, मैं खान लिख रहा हूँ। 4 कैरेक्टर्स का आ गया खान, या उमर ले लेता हूँ, उमर, ठीक है। एनएफए में ना ये आसानी है कि आप मल्टीपल ट्रांजिशन भी कर सकते हैं एक स्टेट से। तो ये देखें, अब ये मैंने बना, सॉरी ऊपर से नीचे बनाना है, ये मैंने ऑटोमेटा इसी से कनेक्ट कर दिया। मैंने कहा भाई जो है ना, अब तुम अली के अलावा तुम उमर नाम भी एक्सेप्ट कर सकते हो। आपने बोला सर ठीक है, पहले मैं इसकी ट्रांजिशन लिख देता हूँ। आपने बोला यू यहाँ पर आ गया सर, सर एम यहाँ पर आ गया, ए यहाँ पर आ गया, और आर सर यहाँ पर आ गया, सही है, और ये आर आ गया। नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना कि आप क्वेश्चन बना किसके लिए रहे हैं। मैंने अली के लिए डिजाइन किया है, हर नाम के लिए नहीं किया, अली के लिए डिजाइन किया, समझ रहे हैं आप। नहीं, अली के लिए अलग होगी, नवाज के लिए आगे जाके अलग हो जाएगी। तो अली नवाज अगर पूरा नाम होगा तो अली नवाज एक्सेप्ट हो जाएगा, सिर्फ अली आएगा तो अली एक्सेप्ट हो जाएगा। अब ये देखें, अब मैंने बोला भाई ये स्ट्रिंग या तो अली को एक्सेप्ट करता है या उमर को करता है। अब किसी ने बोल दिया सर ठीक है, तो शुरू में मैंने दे दिया उसको उस्मान, तो ये आगे जाएगा लेकिन कहाँ जाके रिजेक्ट करेगा, मैंने उसको दे दिया उस्मान, बल्कि मैंने उसको दिया उमैर, ठीक है, उमैर। अब ये यू पे आगे जाएगा, एम पे इधर जाएगा, ए पे इधर जाएगा, लेकिन यहाँ पे खड़े होकर इसके पास आई की ट्रांजिशन नहीं है। ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ पर ए आना चाहिए लेकिन यहाँ पर सॉरी आई, और आई की ट्रांजिशन नहीं है, तो ये रिजेक्ट कर देगा। समझ रहे हैं, रिजेक्ट कर देगा। क्लियर हो गई ये बात। बस इस तरीके से इसकी लॉजिक है। जो वजाहत का सवाल था वो मैं बता देता हूँ पीछे। ये वजाहत का सवाल ये था, देखें मैं बता चुका था, शायद आपने उस वक्त मेरी बात नहीं सुनी। ये कॉन्सेप्ट है, स्ट्रिंग खत्म हुआ और फाइनल स्टेट नहीं है तो रिजेक्ट, ये रिजेक्ट हो गया। ये स्ट्रिंग इस वक्त रिजेक्ट हो रहा है, सही है, ये एक्सेप्ट हो गया। सिंस वी आर इन एटलीस्ट वन एक्सेप्टिंग स्टेट द ऑटोमेटा एक्सेप्ट, ठीक है। अब ये देखें एक और कॉम्प्लेक्स है। अब ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन क्या होती है कि कुछ नहीं भी आएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एप्सिलॉन ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कुछ नहीं भी आएगा तो मेरे पास अलाउ है मुझे कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। समथिंग लाइक, मैंने अक्सर ये एग्जाम्पल दिए, समथिंग लाइक कि मैं यूनिवर्सिटी से अपने घर के स्टॉप तक आ गया हूँ और मैंने 100 रुपए खर्च किए हैं, सही है। वहां से मुझे मेरे भाई लेने आ जाते हैं, मेरा दोस्त लेने आ जाता है, मुझसे पैसे नहीं लेता। तो अगर मैं टेक्निकली ये बात बोलूं कि अगर मुझे मेरे स्टॉप पे छोड़ दो तो टेक्निकली मैं घर पे पहुंच जाऊंगा फ्री में, तो ये बात सही है। क्यों? क्योंकि उससे आगे मेरा फेयर नहीं लगता। समझ रहे हैं आप। वो ऐसा काम जिसमें ट्रांजिशन के कोई चार्जेस ना हो, चार्जेस का मतलब है कोई करेक्टर ना हो, वो कहलाती है एप्सिलॉन ट्रांजिशन। आप यहाँ खड़े में, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी जा सकते हैं फ्री में, आपको कोई ट्रांजिशन करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। वो ट्रांजिशन कहलाती है एप्सिलॉन। समझ में आ गई ये बात। यूनिवर्सिटी के पॉइंट यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने अपने फादर से बोला कि भाई मुझे ना आप यहाँ छोड़ दें, तो यहाँ से यहाँ तक मेरे टेक्निकली पैसे नहीं लगे इन टर्म्स ऑफ पैसे। अब ये पैसे हैं, ये पैसे हैं अलग अलग जगह पे, फर्ज करो यहाँ से 25 रुपए किराया है, यहाँ से 20 रुपए, यहाँ से 10 रुपए। तो मेरे फादर ने मुझे यहाँ छोड़ दें, यहाँ छोड़ दें, यहाँ छोड़ दें, ये पैसे मेरे लग ही नहीं रहे, लेकिन यहाँ से भी जो अलग अलग चार्जेस लग रहे हैं। एप्सिलॉन तो पड़ा होगा, एप्सिलॉन एनएफए पड़ा होगा। ये देखें, मैं आपको आ रही, अब मैं आपको इसकी एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये देखें। अब देखिए क्वेश्चन जब शुरू होगा तो आप एक वक्त में एक से ज्यादा जगह पे होंगे। देखिए अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, इसको सी असाइन कर दूं,
देखिए ये एग्जाम्पल है ना, इसमें इसलिए स्टेट के नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं स्टेट्स के नाम असाइन कर रहा हूँ। और आ जाए इधर, इसको मैं ई असाइन कर दूं, ये देखिएगा। अब जब जैसे ही क्वेश्चन शुरू होगा, क्योंकि तीनों में एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, तो आप इस वक्त ए पर भी हैं, बी पर भी हैं, सी पर भी हैं, डी पर भी हैं। ये देखिएगा, अजीब सी बात है लेकिन ऐसा ही है। ये देखें, अभी कोई ट्रांजिशन नहीं किया आपने और डायरेक्ट आप 4 जगह पे पहुंच गए। कैसे? क्योंकि 3 एप्सिलॉन ट्रांजिशन आपको 3 डिफरेंट जगह पे लेके जा रही थी। स्टूडेंट का सवाल ये होता है कि सर 3 जरूरी है? 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, हो सकता है ना हो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप इस वक्त 4 जगह पर हैं, इन 4 जगह पे आप खड़े हैं और आपको क्या मिलता है? स्मॉल बी। इन 4 जगह पे आप खड़े हैं और आपको क्या मिलता है बेटा? स्मॉल बी। आवाज आ रही है? अब जैसे ही स्मॉल बी मिलता है तो सबसे पहले देखें ए पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन नहीं है। ए पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन नहीं है, ये ए खत्म हो गया। अब बी पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन है, बी बी पे ही रहेगा। सी पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन है, ये ई पे चला जाएगा। और बी पे स्मॉल बी की ट्रांजिशन है तो ये बी डी पे ही रहेगा। तो जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी मुझे वो क्या मिलेगी? बी ई डी। ये देखिएगा, सही है। इस तरीके से सी पे देख लें तो ये ई जो है इस पर सी की ट्रांजिशन नहीं है, बी पर सी की ट्रांजिशन है, ये चला जाएगा ई पर, और डी पर सी की ट्रांजिशन है डी, तो डी और ई मिलेगा मुझे। फिर अगर स्मॉल बी की ट्रांजिशन देखें तो ई पर स्मॉल बी की ट्रांजिशन नहीं है, और डी पर स्मॉल बी के वो यहीं रहेगा, और फिर डी पर स्मॉल है तो ये डी फाइनल पे चला गया। तो ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो गया। दिस इज नॉट अबाउट कि भाई आप एक से ज्यादा स्टेट पे हमेशा रहें, हो सकता है आखिर में आप एक ही स्टेट पे और वो फाइनल हो तो आप एक्सेप्ट कर लें। क्लियर? ये हो गई एक एग्जाम्पल इसकी। ठीक है, तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा का चक्कर है। स्पेसिफिकली जो ये फाइनाइट ऑटोमेटा आप देख रहे हैं बेटा, ये एनएफए है। एनएफए क्यों है कौन बताएगा? तला आप बताओ, तला आप टाइप करके बताओ कि ये एनएफए क्यों है। तला अकरम, जल्दी से बताओ बेटा। मैं अपने स्टूडेंट से ही पूछूंगा ताकि थोड़ी इज्जत रह जाए। ये फाइनल ये एनएफए क्यों है ये बताइए जल्दी से। इसको देख के मैंने एनएफए क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, इसमें क्या निशानी है? जी, क्योंकि इसमें नल ट्रांजिशन भी है और मल्टीपल ट्रांजिशन भी है। पब्लिक पे आंसर बताएं ना। बिल्कुल, तो जवाब यही है बिल्कुल कि इसमें मल्टीपल ट्रांजिशन हो रही है। सबसे पहले तो कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं, जैसे ही एप्सिलॉन दिखा आपने बोला सर ये तो एनएफ है। जैसे ही एप्सिलॉन दिखा आपने बोला एनएफ है। अगर एप्सिलॉन नहीं है तो फिर आप ये देख लीजिए कि मल्टीपल ट्रांजिशन हो रही है। अगर मल्टीपल ट्रांजिशन भी नहीं हो रही तो आप ये देख सकते हैं कैपिटल ई पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, कैपिटल ई से कोई ट्रांजिशन नहीं जा रही, ये भी एनएफ है। डीएफए की प्रॉपर्टी क्या है कि हर स्टेट कंप्लीट होती है। कंप्लीट का मतलब क्या है? हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की हर ट्रांजिशन होती है और एक ही होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो ये एनएफ है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए बनाना है। हमारे दिमाग में क्या है कि अगर हमें रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन हो, हम लोग देखें प्लेटफॉर्म लेके चल रहे हैं, पहले हमने रेगुलर एक्सप्रेशन रिवाइज की, फिर हमने थोड़ा सा एनएफए रिवाइज किया। रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हम बना लेंगे तो एनएफए में कन्वर्ट करें कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं हम। सही है, और पूरा नहीं हो पाएगा आज, जो जितना होगा उतना कर लेते हैं। एनएफए में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को, तो अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन बना लें तो उसको हम एनएफए में कन्वर्ट करना सीख सकते हैं। हम पहले बेसिक समझेंगे बिल्कुल सिंपल, उसके बाद हमने जो पीछे रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ी थी आइडेंटिफायर की, नंबर्स की, उनको हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो देखिए सबसे बेसिक तरीका क्या है, बेस केस। अगर आपको सिर्फ एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करवाना हो, आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है ये एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन लिखा हुआ है आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो उसका एनएफए ये बनेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग एनएफए, तो एनएफए का मतलब है वी आर नॉट बाउंड कि हम उसको कंप्लीट करें। कंप्लीट का मतलब क्या है? हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की तमाम ट्रांजिशन होनी चाहिए, हम इस पे बाउंड नहीं है। हम सिर्फ अपने क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं। देखें, अगर आपने अगर आपने ए को एक्सेप्ट करवाना है सिर्फ, तो सिंपल सा ऑटोमेटा ये
एक स्टेट इनिशियल बनाए, एक फाइनल बनाए, दोनों के दरमियान में क्या ट्रांजिशन बना दें, ए बना दें। इज इट क्लियर? सिंपल सी बात कर रहा हूं पहले मैं, तो अगर सिंपल समझ में आ जाएगा तो ही आगे बढ़ूंगा मैं। आगे बढ़े तो बेस केस क्या है कि अगर सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट करवाना हो तो ये लॉजिक है। डीएफए में अगर ये डीएफए होता बेटा तो इस स्टेट पे लाजमी ट्रांजिशन हो रही होती। डीएफए की प्रॉपर्टी क्या है? डीएफए की प्रॉपर्टी ये है जासिर कि हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन होती है। फर्ज करें कि मैंने ये ऑटोमेटा बनाया, और मैंने यहां लिख दिया ए कॉमा बी, और मैंने कहा ये ऑटोमेटा जो है ए और बी पे ट्रांजिशन करता है। ये ऑटोमेटा ए और बी पे ट्रांजिशन करता है। आपने बोला ठीक है सर, कोई मसला नहीं है, समझ में आ रही है बात। मैंने कहा भाई ये इसकी इनिशियल स्टेट है, और ये जो है ना ये इसकी फाइनल स्टेट है, ये जो सेंटर में ये वाली। आपने कहा सर ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये डीएफ है, तो आप बोलेंगे सर ये डीएफ नहीं है, क्यों? आप बोलेंगे सर इस स्टेट पे तो ए और बी की ट्रांजिशन हुई हुई है, लेकिन इस स्टेट पे ए और बी की ट्रांजिशन नहीं है। डीएफए की प्रॉपर्टी क्या है कि हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन होनी चाहिए और लाजमी एक ही होनी चाहिए। हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए। इस स्टेट पे ए और बी की ट्रांजिशन हो गई, इस पे ए और बी की ट्रांजिशन लाजमी होनी चाहिए, नहीं है तो मैं कह दूंगा ये डीएफए नहीं है। क्लियर हो गई बात? अगर ये डीएफए होता तो यहां से ए भी जा रहा होता कहीं पर, कहां जा रहा होता ये प्रॉब्लम नहीं है मेरी। वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि सर कहां जा रहा है, लेकिन अगर यहां पर ए और बी की ट्रांजिशन हो रही होती, चाहे वो इसी पे वापस आ रहा होता, चाहे वो इधर जा रहा होता, अगर ए और बी की ट्रांजिशन हो रही होती तो मैं कहता ये डीएफए है। एनएफए की रिक्वायरमेंट क्या है कि बस अपने क्वेश्चन पे फोकस करो। क्लियर? डीएफए में हर स्टेट पे हर अल्फाबेट की ट्रांजिशन होनी चाहिए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एनएफए। मैंने आपको ये बताया है कि एनएफए ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू व्हाट डीएफए। लेकिन आपका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, मैं थोड़ा सा एक स्लाइड थोड़ी सी स्लाइड आगे जा रहा हूं, वापस आता हूं। ये देखिएगा, आपका बिल्डिंग ब्लॉक ये है, ये तो बाद में बताऊंगा मैं आपको ये क्या चीज है, अगर वो मुझे मिल जाए स्लाइड। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकती है शादिब। अभी तक बेटा हमने जितनी एग्जाम्पल देखी है उसमें फाइनल स्टेट पे ट्रांजिशन नहीं हो रही, लेकिन जरूरी नहीं है। इट्स अबाउट रिक्वायरमेंट। आप ये देखते हैं बेटा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये देखें, ये है हमारा ना, ये टारगेट है, ये टारगेट टारगेट है। आप लेक्सिकल की स्पेसिफिकेशन पढ़ लें, आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना सीखी, आप उसको कन्वर्ट करेंगे एनएफए में, उसको कन्वर्ट करेंगे डीएफए में, और डीएफए से क्या करेंगे, टेबल ड्रिवन एफए, जो मतलब टेबल होता है, ट्रांजिशन टेबल। समझ में आ रही है बात? तो ये अभी आगे की बात है, ठीक है। मैं अगर मैं एक एक्सपर्ट बनता हूं तो मैं डायरेक्ट डीएफए बना सकता हूं, लेकिन अगर आपसे डीएफए बनाने में मुश्किल हो रही है तो आप एनएफए बना लें। अगर एनएफए बनाने में मुश्किल हो रही है तो आप क्या बना लें? रेगुलर। सबसे आसान रेगुलर एक्सप्रेशन है। फिर इधर से इधर ये जो एरो बने हुए ना, ये कन्वर्जन है। कन्वर्जन ना आपकी स्किल्स नहीं होती, कन्वर्जन होता है एक एल्गोरिथम, एक मेथड, वो आप अप्लाई करते हैं। एक एल्गोरिथम जो होता है ना, वो एक मेथड जो होता है। मैं आपको एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन दे दूं, अब उस प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में लॉजिक जो आप लगा रहे हैं ना, वो आपकी स्किल्स हैं। लेकिन अगर आप फॉर का लूप यूज कर रहे हैं तो फॉर के लूप की बॉडी आपने एक स्टैंडर्ड तरीके से यूज करनी है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना आपकी स्किल्स है, रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए में कन्वर्ट करना आपका एल्गोरिथम है, एक मेथड है। वो मेथड अगर आपने सीख लिया तो कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन एनएफए में कन्वर्ट हो सकती है। उसमें आपकी स्किल्स मैटर नहीं करती, जाहिर सी बात है लर्निंग स्किल्स तो मैटर करती हैं, लेकिन लॉजिकल स्किल्स मैटर नहीं करती कि आप कैसे कर रहे हैं। सिंपल। इसी तरीके से एनएफए अगर बन गया तो उसको डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए एक एक मेथड है, वो मेथड आप अप्लाई करेंगे, एनएफए डीएफए बन जाएगा। अगर हर स्टूडेंट वो मेथड समझ ले तो हर स्टूडेंट एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन हर स्टूडेंट एनएफए डायरेक्ट नहीं बना सकता। क्लियर हो रही है बात? तो ये चीज हम सीख रहे हैं, तो हम काफी आगे आ गए, वापस जा रहा हूं मैं। तो ये बेस केस है, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन हो, अच्छा इट्स नॉट अबाउट कि आप ये समझिए कि सर A1 A प्लस बी का मतलब A प्लस बी होता है। A प्लस बी में जो, सॉरी, A और A1 A और B कह रहा हूं मैं, ये कॉन्कर्डेशन वाली जो रेगुलर एक्सप्रेशन थी,
इसको आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ सिंगल होती है, हो सकता है ये बहुत बड़ी हो, जैसे a प्लस सी ब्रैकेट a प्लस f प्लस g। अब देखें, मैं इस पूरी को r कहूंगा, इस पूरी को मैं r1 कहूंगा और इस पूरी को r2 कहूंगा। तो इट्स अबाउट कि ये R1 सिंगल चीज नहीं है, R1 एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकती है और R2 एक दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकती है, और आपस में दोनों कॉन्कैटिनेशन हो। जैसे मेरा नाम है उस्मान खान, तो उस्मान एक अलग चीज है, उस्मान में सिर्फ यू नहीं आता, तो R1 के अंदर 5 कैरेक्टर आ रहे हैं उस्मान में, इसी तरीके से R2 के अंदर 4 आ रहे हैं उस्मान खान। तो ये दोनों चीजें आपस में कॉन्कैटिनेशन हुई नहीं है, बीच में स्पेस है। अगर है तो वो है, वो मैं डिफाइन कर दूंगा, अगर होता है तो दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये R1 फॉलोड बाय R2 का मतलब ये नहीं होता ये सिंगल सिंगल चीजें, समझ रहे हैं आप, ये एक से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? ये पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, ठीक है। तो R1 फॉलोड बाय R2, तो यहां पर अब इसको ये समझा रहे हैं ऐसे, ये देखें कि R1 कोई भी चीज हो सकती है और R2 कोई भी चीज हो सकती है, दो अलग अलग भी हो सकती हैं। अगर आपने इसको ऑटोमेटा की फॉर्म में कॉन्केट करना है, ऑटोमेटा की फॉर्म में कॉन्केट करना है, तो आप इन दोनों को कॉन्केट करेंगे। देखें, मैं अभी ये येलो वाले पे फोकस नहीं कर रहा कि ये बनाया कैसे, मैं इनको आपस में जोड़ने की बात कर रहा हूं। तो कॉन्केटेशन का रूल क्या है कि देखें, इसकी फाइनल स्टेट इसकी इनिशियल स्टेट से कनेक्ट हो जाएगी, ये R1 है और ये R2 है, इसकी फाइनल स्टेट इसकी इनिशियल स्टेट से कनेक्ट हो जाएगी यूजिंग एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, कुछ भी किए वगैरह आप आपस में दोनों को कनेक्ट कर दें, एप्सिलॉन ट्रांजिशन। और अब इस फाइनल स्टेट को आप नॉन फाइनल कर दें, देखें अब ये R1 फॉलोड बाय R2 हो गया, समझ रहे हैं? ये क्या हो गया, R1 फॉलोड बाय R2। समझ में आया कुछ? जी सही ना? तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो दिया है मैंने। अब तो ये खैर एंड ही है क्लास का, तो बात तो मैं बाद में ही करूंगा, लेकिन ये कॉन्केट करने का तरीका बता रहा हूँ। ये हम सीख चुके हैं कि एनएफए कैसे बनाते हैं और डीएफए कैसे, हम इसको कॉन्केट कर रहे हैं आपस में। तो दो चीजें आपस में कॉन्केट कैसे होंगी, ठीक है, उसकी फाइनल को आप नॉन फाइनल करें और उसकी इनिशियल को उसकी फाइनल से कनेक्ट कर दें। इसी तरीके से अगर R1 और R2 है, R1 प्लस R2, तो देखें वो आपस में कॉन्केट कैसे होंगे। और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो ये, या तो ये या तो ये, तो इसको पैरेलल में बनाए। ये देखें, इन दोनों की इनिशियल स्टेट को एक नए इनिशियल स्टेट से कनेक्ट कर दें यूजिंग एप्सिलॉन। ये देखें, देख रहे हैं आप, क्योंकि ऑटोमेटा में एक ही इनिशियल स्टेट होती है, तो आपने दोनों की इनिशियल स्टेट को ऐसे कनेक्ट किया, इन दोनों की फाइनल स्टेट भी हटा के एक नई फाइनल बना के कॉन्केट कर दें। देखें सिंपल, ये R1 और R2 है, या तो ये या तो ये। आइडिया हुआ होगा थोड़ा बहुत, यहीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ये मीटिंग